नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। कांग्रेस हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर ही चुनाव में आगे बढ़ रही है। लिहाजा कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा हिंदुत्वमय होगी। पार्टी ने हिंदुत्व एजेंडे को ध्यान में रखकर ही यात्रा की रूपरेखा तैयार की है। यात्रा के दौरान कांग्रेस के नेता भजन करते हुए भी दिखेंगे। अब बीजेपी कांग्रेस की इस रणनीति पर हमलावर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हिंदुत्व के सहारे कांग्रेस अपनी यात्रा को सफल बना पाएगी। सनातन को लेकर छिड़े विवाद के बीच कांग्रेस का हिंदुत्व एजेंडा चुनाव में कहां तक टिक पाएगा, आज चर्चा इसी के आसपास। लेकिन पहले ही रिपोर्ट देखिए। एमपी विधानसभा चुनाव का रण। आक्रोश यात्रा में कांग्रेस करेगी भजन। गणेश चतुर्थी से होगी यात्रा की शुरुआत। हिंदुत्व के सहारे कांग्रेस दे पाएगी मात। ये सवाल काफी अहम है क्योंकि कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा में भी हिंदुत्व का सहारा लेती दिखेगी। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी से शुरू होने जा रही है। तय हुआ है कि यात्रा के दौरान धार्मिक आयोजन होंगे, साथ ही बड़े नेता पंगत लगाकर लोगों के साथ भजन करेंगे। यानी साफ है कि कांग्रेस अपने हर कार्यक्रम में अब हिंदुत्व को ही आगे लेकर बढ़ेगी। लेकिन उसके इस हिंदुत्व के एजेंडे पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सनातन को लेकर जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं और उनके नेता बयानों का जिस तरह से समर्थन कर रहे हैं, उसने कांग्रेस की मुश्किलें जरूर बढ़ाई हैं। खैर, कांग्रेस इस यात्रा की रूपरेखा को हिंदुत्व के नजरिए से नहीं देख रही। बाल गंगाधर तिलक जी ने गणेश चतुर्थी की मुंबई और पुणे में जो शुरुआत की थी, वो इसीलिए की थी कि अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने के लिए और अंग्रेज़ों के खिलाफ एकजुट होने के लिए गणेश चतुर्थी की शुरुआत ही कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे हुई थी। तो इसीलिए मध्य प्रदेश में जनाक्रोश यात्रा को अब कोई रोक नहीं सकता और मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता का जो आक्रोश है उसको हम लोग दर्शाने जा रहे हैं अपनी जनाक्रोश यात्रा में। और मध्य प्रदेश की इस निर्दयी सरकार को, इस कुशासन वाली सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम तैयार हैं। कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा को हिंदुत्व के रंग में रंगने का प्लान तैयार कर लिया है, लेकिन बीजेपी उसके इस प्लान पर हमलावर है। बीजेपी हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस को चुनावी हिंदू बताने में जुटी है। बीजेपी की माने तो कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा का कोई असर दिखने वाला नहीं है। बीजेपी के साथ जनता है और इस बार भी बीजेपी ही सरकार बनाएगी। और कल आपके ही मंत्री, आपके ही नेता के बच्चे गाली दे रहे हैं सनातन को, और आज आप कह रहे हैं कि आप सनातन के विषय में और हिंदुत्व को लेकर जन आक्रोश यात्रा निकालेंगे। आप क्षमा यात्रा निकालिए। आपको क्षमा मांगनी चाहिए हर हिंदू से, हर प्रदेश के उस नागरिक से जिसका जिसका आपने धर्म के नाम पर अपमान किया है, धर्म के नाम पर आप लोगों ने लोगों को जो लड़ाया है, उसके लिए आपको क्षमा मांगना चाहिए और क्षमा यात्रा निकालनी चाहिए। जन आक्रोश यात्रा नहीं, ये आपको जनता का आक्रोश प्रदान करने वाली यात्रा साबित होगी। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कांग्रेस ये भली भांति समझ रही है कि अगर उसे चुनाव में बीजेपी को टक्कर देना है तो हिंदुत्व का सहारा लेना ही होगा। यही वजह है कि उसके हर एक कार्यक्रम में हिंदुत्व की झलक दिख रही है। हालांकि सनातन और हिंदुत्व को लेकर उसके नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं, उससे हिंदुत्व के एजेंडे को झटका जरूर लगा है। और शायद यही वजह है कि अब कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा को हिंदुत्वमय बनाने की प्लानिंग की। लेकिन अब कांग्रेस का ये दाव कितना चल पाएगा, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दो वरिष्ठ पत्रकार, रमेश शर्मा जी और सुरेश शर्मा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो रमेश जी, आपके पास सबसे पहले कि वैसे तो किसी भी शुभ काम की शुरुआत हम देखते हैं कि गणपति पूजन के साथ ही होती है। कांग्रेस भी लगभग कमोबेश वही कर रही है। और इन परिस्थितियों में जब सनातन को लेकर जो बयान है स्टालिन के बेटे उदयनिधि का, फिर उनके मंत्रियों का, फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केशव वेणुगोपाल उसका समर्थन करते हैं, फिर रामभद्राचार्य जी का बयान आता है कि ये चुनाव सनातन और विधर्मियों के बीच है, बीजेपी कांग्रेस के बीच नहीं। उस पर मैं आपके साथ में फिर एक बार चर्चा भी की थी पिछले दिनों। तो कांग्रेस की ये मजबूरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर ये करना है तो INDI के जो गठबंधन दलों की राय, उससे इतर आपको मध्य प्रदेश में चलना होगा। देखिए, मोटे तौर पर एक बात समझ लीजिए
ये कहीं ना कहीं कांग्रेस हिंदुत्व भाव से, सनातन भाव से, परंपरा और संस्कृति से दूर हुई, इसीलिए उसका नुकसान हुआ। और नुकसान होकर के जो लोग भी संस्कृति की बात करते थे, कहीं ना कहीं धर्म की बात करते थे, आध्यात्म की बात करते थे, कांग्रेस के नेता उसकी खुलकर आलोचना करते थे और आज भी कर रहे हैं। अभी भी अगर तो कुल मिलाकर के आवाजें आ रही हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको ये लगता है कि यदि हमको चुनाव में सफलता प्राप्त करना है तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म का और आस्थावान मतदाता का पल्लू पकड़ना ही होगा। इसलिए उन्होंने 19 तारीख, जो गणेश चतुर्थी का दिन है, 19 तारीख ये यात्रा के लिए चुना है। यदि आपको याद हो, जब 18 तारीख से संसद के विशेष सत्र की तिथियों की घोषणा हुई थी, तब कांग्रेस ने कहा था कि 19 तारीख से तो गणपति गणेश उत्सव आ रहे हैं और आप उसमें कर रहे हैं और उसमें तो छुट्टी होनी चाहिए। उन्होंने उसका विरोध किया था। बिल्कुल। लेकिन वो इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए कि 19 तारीख को चूंकि नए भवन में प्रवेश करना है, संसद को श्री गणेश करना है, तो कहीं ना कहीं मोदी जी जिस तरीके से सांस्कृतिक जो धरातल है भारत का, कि किसी भी शुभ काम की शुरुआत गणेश जी से करना चाहिए और गणेश चतुर्थी को वो अपने नए भवन में प्रवेश करेंगे, ये बात फिर उनको ठीक लगी होगी। और इसीलिए उन्होंने मध्य प्रदेश में जो यात्रा की तारीख जो 19 रखी है, और विशेषकर 19 तारीख को वो यात्रा भी निकालेंगे, भंडारा भी करेंगे और पूजन भी करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं इस बात को समझ गए हैं, तो जहां उनको विरोध करना है वो विरोध करेंगे। मुझे जो लग रहा है कि मन से उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया, केवल व्यवहार आचरण में और मतदाता को प्रभावित करने के लिए उन्होंने 19 तारीख का चयन किया हुआ है। जी, यानी जो भाजपा के नेता आरोप लगाते रहते हैं कि ये चुनावी हिंदू हैं, कि चुनाव आता है तो जनेऊ भी पहन लेते हैं, मंदिर भी चले जाते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है तो उससे परहेज करने लगते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। आप अगर ध्यान रखेंगे, ध्यान देंगे, तो सिद्धांत के तौर पर तो उन्होंने बातचीत की थी कि राम राज्य आए और वंदे मातरम हो, लेकिन जब वो सरकार में आए तो कहाँ है वो राम राज्य, कहाँ था वो वंदे मातरम, कहाँ थी वो हिंदी भाषा जो गांधी जी कहा करते थे। सारी चीजें दूर हो गई। और ये बात सही है कि स्वतंत्रता आंदोलन में तिलक जी ने शुरुआत की थी, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं तिलक जी ने जब शुरुआत की थी वो 1890 के आसपास उसकी गणेशोत्सव की शुरुआत की थी, और 1890 तक कांग्रेस की ट्रैक बिल्कुल अलग था। वो स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागी नहीं बनी थी। कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागी 1893 के बाद बनी। तो वो जो उन्होंने शुरुआत की थी वो तिलक जी ने की थी, और फिर तिलक जी को तो कभी कांग्रेस वालों ने पसंद ही नहीं किया, उनके खिलाफ बकायदा हंगामा हुआ है। और एक अधिवेशन में तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, सन भूल रहा हूँ और स्थान भी भूल रहा हूँ, बकायदा हाथापाई हुई है तिलक जी के साथ, संभवतः लखनऊ या कहीं पर। तो कुल मिलाकर के उन्होंने उनको अब माने नहीं, तो अंततः गतवा जो है फिर अब जो है उनको लगता है कि गणपति जी से उनका उद्धार होगा, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं और आखिरी बड़ा त्योहार ये गणेश उत्सव का आ रहा है, इसलिए वो फिर इस मामले में लग गए हैं। जी बिल्कुल। शर्मा जी, सुरेश जी लग तो गए, लेकिन मजबूरी सही कि पंगत भी करना है, भजन भी करना है, धार्मिक स्थलों पर यात्राएं पर जनसभा भी करनी है, 7 नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। तो एक तरफ सनातन को लेके शोर, कांग्रेस के एनडीए जो गठबंधन है उसके अंदर से दूसरी भाषा निकल रही है, और ये कांग्रेस दूसरी राह पे चलती दिखाई दे रही है। गठबंधन ने तो साफ कर दिया कि वो सनातन विरोधी हैं। अब कमलनाथ जी सनातन के पक्ष में बात कर रहे हैं, इसका मतलब राजनीतिक है, क्योंकि यदि संगठन दृष्टि से बात होती तो बहुत साफ बात थी कि वो भी संगठन की तरह सनातन समाप्त करने की बात करते, या उद्धव ठाकरे जी की तरह से ये कहा जाता कि गोधरा की तरह जो है वो जलाया जाएगा, मारकाट करेंगे, ये इस टाइप की भाषा बोली जाती। राम मंदिर, वो कोई उद्धव ठाकरे ने कोई बाल ठाकरे की भाषा थोड़े न बोली है। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक चीज और है मनोज जी, आप जो है यात्रा क्या निकाल रहे हो, आपकी यात्रा का मकसद क्या है? आपकी यात्रा का मकसद है आक्रोश यात्रा, यानी कि आप ये चाहते हो कि जनता में एक आक्रोश है, उसको जो है हम भुनाएं, एक बात। दूसरा, या जनता में सरकार के खिलाफ आक्रोश लाएं। अब आप जनता के खिलाफ आक्रोश गणेश चतुर्थी से ला सकते हो क्या? आप जो है भजन कीर्तन करते जाओगे तो लोगों के मन में शांति आएगी या आक्रोश आएगा? तो ये आक्रोश यात्रा ही अपने आप में असफल करने की योजना जो है नेतृत्व ने स्वयं ही तय कर ली कि भाजपा का जो मूल एजेंडा है राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, ये सब, इसको आप सर पर रख करके चलोगे
तो आपको लोग मानेंगे कि आप कांग्रेसी हो या मानेंगे भाजपाई हो? क्या मानेंगे बताइए ना। क्योंकि आम आदमी की धारणा जब होती है वो ये होती है कि यदि भाजपा वाले निकल रहे हैं तो जय श्री राम भी बोलेंगे, भारत माता की जय भी बोलेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ भी बोलेंगे। ये एक धारणा बनी हुई है। ये भी धारणा बनी हुई है कि यदि गणेश उत्सव पर धूमधाम का कोई कार्यक्रम कर सकते हैं तो वो भाजपा ही करेंगे। यदि मान लो कांग्रेस के लोग वही काम कर रहे हैं तो ये कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं या भाजपा का प्रचार कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल उठेगा। लोगों के जहन में अभी से बातें आने लग गई है। मैं तो आपके चैनल पर कई बार कह चुका हूं कि कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में भाजपा को कांग्रेस को जो है पूरी तरीके से भाजपा का बना दिया। वो हो सकता है अपने बेटे को थोड़े बहुत दिन बाद जो है भाजपा की टिकट पे चुनाव लड़वा दे, क्योंकि जो भाजपा की रीति नीति है वो अपने बेटे के लिए रीति नीति अपना रहे हैं। वो ये एक तो इस एंगल से मैं देखता हूं कि भाई जिस तरीके से भाजपा में राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी बातें करके और वो भाजपा के लिए मुफीद रास्ता तैयार कर रहे हैं, या फिर दूसरे तरीके से यदि हम राजनीतिक कुटिलता देखें इसमें, तो राजनीतिक कुटिलता ये है कि भाई आप ये मुस्लिम समुदाय के वोट तो आपके पक्के हैं ही, क्योंकि बंगाल में भी जो है एंटी भाजपा गए हैं, कर्नाटक में भी एंटी भाजपा गए हैं, एंटी भाजपा मध्य प्रदेश में भी चले जाएंगे। और हिंदुओं में से जितनी तोड़फोड़ की जा सकती है और एक छद्म वेश धारण करके मारीच बन करके यदि मान लो कोई आदमी बैठ जाएगा और ये कहेगा मैं तो राम जी का भक्त हूँ, तो फिर वो परिस्थिति बन जाएगी। तो उसमें तो ये कमोस इसी लाइन पे तो हम देख रहे हैं कि भूपेश बघेल भी जाते दिख रहे हैं पड़ोस में कि राम जी की बड़ी बड़ी प्रतिमा लग रही है, राम वन पथ वन बन रहा है। ये भ्रम पैदा करने का खेल है मनोज जी। यही तो सबसे बड़ी चीज है कि भाई आपके मुस्लिम वोट पक्के हैं, आपने उनके साथ टाई अप कर लिया और ये कह दिया कि अब हिंदुओं के वोट हम ऐसे राम जी का नाम लेके फोड़ देंगे। तो यदि ये तोड़फोड़ का खेल सफल हो गया तो भाई इनकी सरकार बनाने की इनकी मानसिकता तो रहेगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये कोई जो है वास्तव में ही झांझ मजीरे बजाने के लिए पैदा हुए। ये भी तो एक राजनीतिक पार्टी है, ये भी एक सरकार में जाने की रखते ही होंगे। और कमलनाथ जी को एक बार यदि अडानी जी सरकार बनवा चुके हैं तो दूसरी बार भी मदद करने की बात आ जाएगी। या हो सकता है उस सरकार का बदला आप चुका रहे हो जो अडानी के माध्यम से सरकार मिली थी इनको अल्पमत की, उसका जो है बेनिफिट उठाने की स्थिति अब बना रहे हैं। भाई चलो यार मेरे को उस समय पूर्व मुख्यमंत्री बनवा दिया और अब भाजपा के लिए अनुकूलता ला दूं मैं। तो ये दोनों तीनों बातें हैं। अभी इनमें से यात्रा प्रारंभ होगी और कुछ दिन चलेगी, तब समझ में आएगा कि कौन से गणित के तहत कमलनाथ जी या कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। बिल्कुल। तो रमेश जी, एक और चीज़ है कि मोहनखेड़ा में 5 तारीख को प्रियंका गांधी आ रही हैं। इसके बाद जो गठबंधन है INDI है उसकी एक बड़ी रैली मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है। तो उस मंच के दौरान ही हो सकता है कि ये यात्रा भी कांग्रेस की चल रही हो। तो फिर जवाब उनसे पूछा ही जाएगा सवाल तो कि आप सनातन के साथ हैं या जो आपके सहयोगी हैं, क्योंकि केशव वेणुगोपाल ही कह देते हैं उनके बड़े नेता कि ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और उसी अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर वो 14 एंकरों को बैन भी कर देते हैं कि हमको इनके साथ नहीं बैठना है। तो एक रास्ता एक इस राह जाता है कांग्रेस में, एक दूसरा उस राह जाता है। तो देखिए मोटे तौर पर एक बात समझ लीजिए, न केवल वेणुगोपाल जी ने कहा है, आप अगर ध्यान हो तो खड़गे साहब के चिरंजीव ने भी लगभग यही बिल्कुल, प्रियांक ने जी हाँ उन्होंने भी यही भाषा बोली है। तो कुल मिलाकर के जो उनके जो जैसा कि सुरेश जी ने कहा है कि गठबंधन के स्तर पर तो उनकी नीति बहुत स्पष्ट है कि उनको सनातन के विरुद्ध जाना है और दूसरे अन्य लोगों के साथ चलना है। लेकिन जिन प्रांतों में वो ये देख रहे हैं कि जिन प्रांतों में आस्था के साथ काम चलेगा, वहां अपना बिल्कुल रूप बदल करके कमलनाथ जी आगे करके कथाएं वथाएं करके और आगे करके, जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ भी हो सकता है, राजस्थान हो सकता है, मध्य प्रदेश हो सकता है, या और जिन प्रांतों में उनको लगेगा कि सनातन के बिना काम नहीं चलेगा तो वहाँ ये सारा का सारा इस तरह के ये काम करेंगे। और उनसे अगर पूछा भी जाएगा तो वो उत्तर अपने हिसाब से देंगे। उसका एक कारण है कि इन दोनों राजनीतिक दल खासतौर से कांग्रेस में बाकायदा इस बात के विशेषज्ञ बैठते हैं कि बोलना क्या है और जो बोलना है तो उसका हमको तर्क क्या देना है। अब जैसे मान लीजिए गठबंधन का ही नाम है, तो गठबंधन का नाम पहले उन्होंने इंडिया छांटा होगा, और इंडिया छांट करके फिर ए का मतलब क्या है और आई का मतलब क्या है और डी का मतलब क्या है, ये सारे उन्होंने 5 अक्षरों के फिर वो उन्होंने मतलब निकाल करके अपना नाम रखा। ठीक उसी प्रकार उत्तर क्या देना है ये उन्होंने तय कर लिया होगा कि इसका हमको उत्तर क्या देना है। तो दूसरा एक उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं जो सनातन धर्म है, सनातन के जो अनुयायी हैं वो बहुत ज्यादा गहरे नहीं होते। अपेक्षाकृत माना जाता है कि चूंकि थोड़े से उनमें भोलापन होता है और भूलने की प्रवृत्ति होती है। आप इतिहास देख लें, बड़ी बड़ी घटनाओं में भी किसी ने अगर 99 कत्ल किए होंगे सनातनियों के और किसी एक आध को अगर छोड़ दिया होगा तो वो उसका ही उन्होंने इतिहास में लिखा उन्होंने।
तो कुल मिलाकर के उनको लगता होगा कि ये जो बातें हैं वो भूल जाएंगे। एक और बात मुझे लगती है जी कि कहीं ना कहीं आगे आप देखेंगे उनकी रणनीति में जो समाज में, सनातन समाज में एकत्व का भाव आ रहा है, कहीं ना कहीं जो समरसता का भाव आ रहा है, आगे चल करके कुछ इस तरह की बात होगी कि इसमें विभेद पैदा किया जाए। जैसा कि उत्तर प्रदेश में कभी मुलायम सिंह यादव ने या मायावती जी ने एक एजेंडा चलाया था, तो ठीक उसी प्रकार कहीं ना कहीं ये जो सेवा वर्ग वाला वर्ग है उसको तोड़ने की और वो कोशिश कर सकते हैं। समाज को इस मामले में भी जागरूक रहना होगा कि सनातन धर्म जो है वो केवल इन्हीं तक सीमित है और बाकी इन वर्गों के साथ नहीं है। आप अगर देखेंगे, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि कुछ राजनेता कुछ इंडिविजुअल घटनाएं होंगी, उन इंडिविजुअल घटनाओं को सनातन धर्म से जोड़ करके प्रचार करेंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अभी या कहाँ के शायद बिहार के एक मंत्री ने रामचरितमानस की एक चौपाई उठाई है, बिहार के उन्होंने चौपाई उठाई और चौपाई उठा करके जो उनको कहना था जो कहा है। फिर एक और बात है, अगर मानस की आप चौपाई उठा रहे हैं तो ये प्रश्न तो उठता ही है कि वो जो कथन है वो किसका है, वो रावण का कथन है कि राम का कथन है। तो कहीं ना कहीं इस पर बहुत निर्भर करता है कौन व्यक्ति है, कौन अब व्यक्ति अपने छुड़ाने के लिए वो बात कह रहा है। लेकिन वो सब छोड़ करके मानस की चौपाई उठा करके जो गंदगी फैलाते हैं, इस तरीके से समाज में भेद पैदा करने की षड्यंत्र भी चलेगा। जी तो सुरेश जी, एक तरह से जो शर्मा जी ने भी इशारा किया कि एक सोची समझी रणनीति है गठबंधन दलों की या कांग्रेस के नेताओं की भी कि एक इस राह पे चले और दूसरा दूसरे पक्ष को साधता चले, ताकि बैलेंस भी बरकरार रहे, जनता के बीच भी कन्फ्यूजन रहे और सनातन को लेके जो एक ध्रुवीकरण होता नज़र आ रहा है समाज में, उसमें विभेद पैदा कर दिया जाए। राजनीति का एक हिस्सा है ये कि भ्रम पैदा करो, वोट जो है वोट अपने पक्ष में करो। इसलिए मुझे लगता है कि अब हम आजादी के अमृत काल में हैं और हमें अच्छे से ये मालूम है कि अब क्या करना है। मतदाता अच्छे से समझने लग गया है कि देश हित में क्या है। उन्होंने 60 वर्ष की कांग्रेस का राज देखा है, 9 वर्ष का मोदी का राज देखा है, बीच में कुछ अन्य मिलीजुली सरकारें देखी हैं, तो उसकी समझ में आ गया कि किसके हाथ में ज्यादा देश सुरक्षित है, किसके हाथ में जो है डेवलपमेंट सुरक्षित है, किसके हाथ में संस्कृति सुरक्षित है, किसके हाथ में देश का भविष्य सुरक्षित है। क्या आज गांधी ने आने वाले समय के बारे में कहा कि हमारा जो है 25 वर्ष का विजन है और ये हमारा 1000 वर्ष का विजन है। तो जहां 1000 वर्ष की सोच का विजन चल रहा हो, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा इसमें अंतर आने वाला है। आपने एक बहुत बढ़िया प्रश्न बीच में पूछा था रमेश जी भाई साहब से, और मैं उसका उत्तर देने की इच्छा रख रहा हूँ आपकी अनुमति से। नहीं, यदि मान लो 12 पत्रकारों को बैन किया गया है, 14 कांग्रेस के प्रवक्ता जो उनके समर्थन में बहुत खुल के नहीं बोलते, उन पत्रकारों के लिए रोने धोने का काम तो बरसों से करते हैं। लेकिन अब आप एक चीज विचार करिए, 2 चीजें मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं मनोज जी। मध्य प्रदेश विधानसभा में हंगामा होता है, हमने खूब देखा है। थोड़ी सी देर बाद जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष के खिलाफ जो है मांग करने लग जाते हैं, इनके खिलाफ कर दो, इस्तीफा दे दो, ये कर दो। आप सरकार से लड़ने के लिए बैठे हो या विधानसभा अध्यक्ष से लड़ने बैठे हो? आप एक तरफ हम मोदी आएंगे, मोदी को हटाने के लिए मुहिम कर रहे हो, आप सारे इकट्ठे हो रहे हो। लड़ाई किससे कर रहे हो? 10, 12, 15 पत्रकारों से। आप पत्रकारों से लड़ाई लड़ करके मोदी को हटाने की योजना बना सकते हो क्या? तो ये देश भर के पत्रकारों के लिए चिंता का विषय है। मैं आह्वान करता हूँ देश भर की, मैंने किया है मेरी यूनियन के माध्यम से, कि ये जो एक षड्यंत्र रचा जा रहा है देश में, मीडिया चौथा स्तंभ जो है, जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, उसके खिलाफ ये एक षड्यंत्र है। लोकतंत्र के एक बड़े ताकतवर स्तंभ को कमजोर करने का खेल है। सारे के सारे प्रोटेस्ट लेकर के चलते हैं, हम जनता के दम पर चौथा स्तंभ है, हमें कोई कानून ने मान्यता नहीं दे रखी। और जब जनता के दम पर हम चौथा स्तंभ है तो हम किसी राजनेताओं से डरने वाले नहीं है। पेन लगाएं 50 बार लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क इस चीज का पड़ने वाला है कि अब हम तेजी से बातों को कहेंगे। और मैंने तो ट्वीट करके कहा है कि ये जो 10, 12, 15 लोग की एक करे हैं, ये अपनी गति बढ़ाएं। और देश के अन्य पत्रकार संगठनों को मैंने आग्रह किया है कि आप बिल्कुल, हम उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। जी शर्मा जी, इस तरीके से जो प्रयास हो रहा है वो ठीक नहीं है। तो ये एक विषय मुझे कहना था, लग रहा था कि कहा जाए, इसलिए मैंने कह दिया। लेकिन अब कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश की दृष्टि से जहां तक यात्रा का सवाल है, तो यदि हम आक्रोश को भजन कीर्तन के माध्यम से व्यक्त करेंगे, वो जनता के बीच में तो इस बहाने से ही कम से कम भगवान का नाम तो ले रहे हैं।
शर्मा जी, मेनका इसी बहाने सही। जी जी रमेश जी। हाँ, निश्चित रूप से ये बात तो सही है। ये कहा जाता है कि गिरते के सहारे भगवान। तो क्योंकि कांग्रेस की इस समय कहीं ना कहीं एक गिरावट तो है, मत का प्रतिशत भी गिर रहा है उनका, देश प्रदेशों में सरकार भी चली गई है, लोकसभा में कितनी दयनीय संख्या में इस समय वो है, तो इसलिए कहा गया है कि गिरते के सहारे भगवान। तो इसीलिए वो मध्य प्रदेश में, क्योंकि एक बात मध्य प्रदेश में समझ लीजिए, जो मैंने कई बार कहा है कि मध्य प्रदेश में इस बार एक एक सीट का नहीं बल्कि एक एक वोट का संघर्ष होने वाला है। ऐसी स्थिति में उनको लगता है कि गणपति जी के नाम पर, धार्मिक नाम पर, आप कल्पना कर सकते हैं कि पहली बार कांग्रेस कार्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है, यद्यपि उसका कांग्रेस के कई लोगों ने विरोध भी किया था। बिल्कुल, कैसे आप कर रहे हैं? अभी पिछले दिनों अजीज कुरैशी ने सवाल उठाए। जी जी, उन्होंने उठाए थे, और वो जो विधायक भोपाल पश्चिम के हैं उनने भी सवाल उठाया था, आरिफ मसूद ने भी मध्य, भोपाल मध्य जी। हाँ जी हाँ। तो कुल मिलाकर के तो वो जो है, तो ये उसके बावजूद भी उन्होंने इसलिए परवाह नहीं की। ये पहला मौका है कि जो अल्पसंख्यक नेताओं ने सवाल उठाया और कांग्रेस ने उसको थोड़ा ओवरलुक किया, उनको अकेले में कुछ समझाया होगा, ये पहला मौका है। अन्यथा ये रहा है, कांग्रेस का इतिहास रहा है कि यदि अल्पसंख्यक व्यक्ति, एक व्यक्ति ने कोई एक बात कह दी तो सारे बहुमत को किनारे करके वो उसके ऊपर चलते हैं। जिसका उदाहरण एक देना चाहता हूँ, जैसे 1921 का असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन में केवल 2 लोग थे, वो सैयद बंधु थे और एक सज्जन और थे। उन्होंने आकर के गांधी जी से बात की, कांग्रेस के अधिकांश लोगों ने उसको असहमति व्यक्त की, उसके बावजूद भी असहयोग आंदोलन में खिलाफत आंदोलन आकर के जोर से चला गया। तो कुल मिलाकर के, जबकि उसका मतलब हिंदुस्तान से कोई लेना देना ही नहीं था, वो तुर्की के खलीफा को लेकर था। जी जी जी। तो ये जो उनके कहा गया है स्पष्टीकरण की जो नीति है, तो आप दूसरा अंदाज इस पे लगा सकते हैं कि संविधान सभा अगर बनी थी, पाकिस्तान विभाजन का निर्णय हो गया था, लेकिन संविधान सभा में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि भी थे। उसमें 7 लोग तो ऐसे थे कि जो बंटवारा हो गया, पाकिस्तान चला गया, फिर भी 7 लोग मुस्लिम लीग के बने रहे उसमें आखिर तक, और उसमें से संविधान पूरा होने के बाद 4 लोग लौट गए। तो कुल मिलाकर के तुष्टीकरण के लिए तो चलते ही रहे। पर्सनल लॉ अंग्रेजों ने बनाया था, मुस्लिम पर्सनल लॉ जो का त्यों फिर लागू किया गया। तो तुष्टीकरण पर कांग्रेस हमेशा चलती रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी पहली बार है थोड़ा सा सरकार बनाने के लिए धारा को अलग आ रहे हैं। जी चलिए, मेरे पास वक्त इतना ही था। आप दोनों ने जो वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, रमेश जी आपका, सुरेश जी आपका। तो सत्ता की चाह और हिंदुत्व की राह, और ये पहली बार नहीं है कि राजनेता भगवान की शरण में हैं, क्योंकि वो किसी जाति धर्म को मानने वाले हों। जब या तो टिकट के लिए शरण में जाते हैं, जीत के लिए, जीत गए तो मंत्री बनने के लिए। लेकिन अगर पार्टी अपनी मूल विचारधारा से बदलाव करके किसी और रास्ते पर जाती है तो समझ लेना चाहिए कि संकट या तो बहुत गहरा है, या पार्टी अपनी रणनीतियाँ 360 डिग्री का बदलाव करना चाह रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि जब एक गठबंधन दूसरी दिशा में जा रहा है और एक गठबंधन का घोड़ा दूसरी दिशा में जा रहा है, तो उनके बीच क्या आपसी सामंजस्य के साथ ये हो रहा है, या कोई रणनीति है, या इत्तेफाक है? इस पर भी फिर कभी चर्चा करेंगे। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।